हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं 1857 क्रांति के विषय में। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम इसके स्वरूप, प्रारंभ होने के कारण, विस्तार क्षेत्र, असफल होने के कारणों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे उसके परिणाम के विषय में। तो इसके परिणामों को हम दो रूप में पढ़ सकते हैं, तात्कालिक परिणाम और दूरगामी परिणाम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तत्काल परिणाम में रूप में देखें तो इसके समाप्ति के बाद आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। ये 1857 क्रांति के समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसे विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। विक्टोरिया का घोषणा पत्र। तो प्रश्न बनता है, विक्टोरिया घोषणा पत्र किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता की समस्याओं को दूर करने की बात की गई थी और यहाँ के शासकों को सहूलियत पहुँचाने के लिए भी ये पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के दौरान या इस पत्र के द्वारा बहुत सारे कार्य भारत में हुए। इसे जनता को लाभ बहुत पहुँचा, जनता के लाभ के आश्वासन दिए गए थे। तो इसीलिए इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, उनको सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे। इसीलिए इसे भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये है भारत शासन अधिनियम। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई और इसी से परिणाम के रूप में देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम एक ऐसा टॉपिक बनता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें रहीं। देखिए, इसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में क्या कंपनी शासन कर रही थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इसके शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन प्रारंभ हुआ ब्रिटेन की महारानी का, जिसे हम कहते हैं क्राउन का शासन। क्या? क्राउन का शासन। तो भारत में क्राउन का शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1858 से। और किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। जिस समय कंपनी का शासन चल रहा था तो कंपनी का प्रमुख कौन होता था? उसे कहते थे भारत का गवर्नर जनरल। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल ये क्या है? पूरे कार्यभार को देखता था भारत में। अब जब शासन किसका आ गया? क्राउन का आ गया, तो इस पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और इसके जो पद बना वो बना वायसराय। क्या बना? वायसराय। लेकिन देखा जाए तो दोनों सेम थे, दोनों के कार्य शक्तियाँ समान थी, बस बदला गया तो नाम। पहले क्या कहलाता, जब कंपनी के अधीन ये व्यक्ति था या ये पद था तो कहलाता था भारत का गवर्नर जनरल, और जब क्राउन या ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत आ गया तो उसे कहा जाने लगा वायसराय। तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये हटा नहीं, केवल इसका पद बदल दिया गया। पद भी समान रखा जाए तो नाम बदल दिया गया और इसे क्या करने लगे? वायसराय। तो लॉर्ड कैनिन क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय भी था। प्रथम वायसराय। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिन। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। तो ये कार्य भी किसके अधीन किए गए थे? किसके अंतर्गत किए गए थे? भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे। अब देखिए, जब शासन किसके? क्राउन के अंडर में आया
तो उसने वायसराय या कहा जाए जो गवर्नर जनरल था उसके कार्यों को देखने के लिए कि भारत में वह क्या कार्य कर रहा है, उसकी दृष्टि के अंतर्गत क्या कार्य हो रहे हैं, तो एक नए पद का सृजन किया। नए पद का सृजन, नए पद का सृजन हुआ और इसे कहा गया भारत सचिव। क्या कहा गया? भारत सचिव। भारत सचिव का नियुक्ति हुई या नए पद की घोषणा हुई जिसे क्या क्या भारत सचिव। ये भारत सचिव क्या था? ये वायसराय के कार्यों को देखता था। भारत सचिव क्या है? भारत में रह रहे वायसराय के कार्यों को देखता था और इसकी सूचना किसे देता था? महारानी तक पहुंचाता था। कौन पहुंचाता था? भारत सचिव। तो ये भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। ये भारत सचिव ब्रिटेन की संसद का सदस्य होता था। संसद का सदस्य या कहा जाए मंत्रिमंडल का सदस्य था। तो किस नए पद का सृजन हुआ? भारत सचिव। किस अधिनियम के तहत भारत सचिव पद का सृजन हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1858। इस भारत सचिव की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। क्या? एक परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन हुआ किसकी? भारत सचिव की सहायता के लिए। भाई भारत बड़ा क्षेत्र था और यहाँ के सारे कार्यों को बाहर को देखने के लिए क्या है, भारत सचिव की क्या थी? एक परिषद थी जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, जिसे इंडियन काउंसिल, इसे क्या है? इंडियन काउंसिल कहा जाता था। तो ये इंडियन काउंसिल कहाँ होती थी? ब्रिटेन में होती थी। क्या करती थी? वायसराय के कार्यों को देखती थी। तो इंडियन काउंसिल में 15 सदस्य होते थे। ये परिषद कितने की थी? 15 सदस्यीय परिषद थी। तो इंडिया काउंसिल थी 15 सदस्यीय परिषद थी जो भारतीय सचिव के लिए के प्रति उत्तरदायी होती थी और भारतीय सचिव क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। इस 15 सदस्यीय परिषद में 8 सदस्य जो थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। किसके द्वारा? क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। और 7 सदस्य कंपनी द्वारा, 7 सदस्य कंपनी द्वारा मनोनीत होते थे और 8 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। परंतु अगर बात की जाए इसकी शर्त के लिए, इसके लिए शर्त जो थी या पात्रता की बात की जाए तो भाई 10 वर्ष तक भारत में कार्यरत रहा हो। मतलब इस परिषद का वही व्यक्ति सदस्य बन सकता था जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रहा हो, उसने 10 वर्ष तक यहाँ कार्यभार संभाला हो। और दूसरी शर्त ये थी कि वह ज़्यादा पुराने समय में नहीं रहा हो, वह 10 वर्ष के अंदर ही रहा हो। अगर बात की जाए 1858 तो देखा जाए तो 1848 के आसपास के क्षेत्र में उसने कार्य किया हो। ऐसा नहीं है कि वह 45 में रहा हो या इससे पहले रहा हो। उसका एक ना एक वर्ष का समय, 1 वर्ष 2 वर्ष का समय 48 के आसपास का रहा हो तो वही व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता था। तो क्या क्या समझ में आया भाई? एक भारत सचिव पद का सृजन हुआ, इसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन हुआ जिस परिषद में कितने थे? 15 व्यक्ति थे। 8 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे और 7 कंपनी द्वारा होते थे। ये सब किसके प्रति उत्तरदायी थे? भारत सचिव के। और भारत सचिव क्या है? क्राउन के प्रति उत्तरदायी था और ये सभी मिलकर क्या है? वायसराय के कार्यों को देखते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना हुआ भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंदर और भी जो पॉइंट रहे उन्हें भी देखते हैं। मैंने कहा भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय जनता को सहूलियत पहुंचाने की बात की गई थी। तो इसमें बहुत सारे कार्य हुए जिससे भारतीयों को लाभ होने की उम्मीद तो थी, परंतु उतना लाभ भारतीयों को नज़र नहीं आया और मिला भी नहीं। जैसे कहा जाए तो इसके द्वारा जो होता था, हमने पढ़ा था निदेशक मंडल। क्या था? निदेशक मंडल। क्या था? निदेशक मंडल, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा था नियंत्रण मंडल। नियंत्रण मंडल
कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों को क्या है, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल दोनों को क्या है, समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज इसमें जैसे जो सहायक संधियां हुई थी, क्या हुई थी, सहायक संधि। जो सहायक संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी भाई, देसी राज्य और कंपनी के बीच हुई थी। जो संधियां हुई थी वो किसके बीच हुई थी भाई, सहायक संधि या संधि मान लो, तो हम सहायक संधि ले रहे हैं, आप संधि, दोनों चीज बात एक ही है। तो ये किसके बीच हुई, राज्य और कंपनी के बीच हुई। इन्हें भी क्या कहा गया अधिनियम द्वारा कि ये भी क्या है, क्राउन के शासन में क्या होंगी, मान्य होंगी। जो संधियां कंपनी देसी राज्यों के साथ की हैं वो क्राउन के शासन में भी वैसे ही रहेंगी। अगला पॉइंट इसमें आया कि इसके द्वारा गोद निषेध को, गोद निषेध डलहौजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। गोद निषेध को समाप्त कर दिया गया। गोद निषेध को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट हम देखें तो इसमें कहा गया कि जो अंग्रेज हैं या अंग्रेज शासन है, कंपनी है, जो अंग्रेज हैं वो अपना क्या है, साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। क्या करेंगे, साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। मतलब अब वह किसी भी देसी राज्य को नहीं हड़पेंगे। क्या है भाई, जो हड़प की नीति प्रारंभ हुई थी डलहौजी द्वारा वो अब रोक दी गई थी। क्या कहा गया भाई, रानी ने कहा कि अब अंग्रेज जो हैं, ब्रिटेन का जो शासन है या रानी है वो अब क्या है, उसके अधीन रहते हुए कोई भी अंग्रेज भारतीय की संपत्ति हड़प नहीं कर सकता, किसी राज्य को हड़प नहीं कर सकता है। और कहा गया कि देसी राज्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। क्या, सम्मानजनक व्यवहार। जो भारतीय या देसी राज्य हैं वहाँ के जो जनता है उसके साथ क्या है, गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबके साथ क्या है, सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि इसी में एक पील कमीशन की रिपोर्ट आई। क्या थी, पील कमीशन की रिपोर्ट। पील कमीशन की रिपोर्ट। तो पील कमीशन की रिपोर्ट, इससे पील कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में जो क्रांति हुई उसमें कहीं ना कहीं भारतीय अंग्रेज सेना का अनुपात है वो भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। क्योंकि जो भारतीय और सेना का अनुपात था वो उस समय 5:1 था। कितना था, 5:1। मतलब 5 इंडियन और 1 ब्रिटिशर था। जो सेना थी अंग्रेजों की या कंपनी जो सेना थी उसमें 5 भारतीय थे और 1 अंग्रेज था। तो कहा कि भाई इन सेना में भारतीयों की संख्या अधिक है इसलिए भी विद्रोह हुआ। तो पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, सेना पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन हुआ और इस अनुपात को बदल कर दिया गया 2:1। कितना कर दिया गया, 2:1 कर दिया। अब क्या, सेना में 2 इंडियन और 1 ब्रिटिशर था। और यहाँ क्या किया गया कि अभी तक जैसे देख रहे थे सेना में अवध के सैनिक ज़्यादा थे तो इन्होंने क्या पूरे देश से सैनिकों को लिया, हर जाति धर्म के लोगों को लिया, जिससे कि क्या है एकजुट ना हो पाए। और इन्होंने अलग अलग टोलियाँ बनाई जिससे क्या है इनमें विद्रोह भी या कहा जाए जातिवाद बढ़े, एक दूसरे से क्या अलग हों। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जो अनुपात था वो 5:1 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2:1 कर दिया। परंतु बम्बई और मद्रास में जो ये अनुपात था वो 2:5 कर दिया। कितना, 2:5। मतलब बम्बई और मद्रास में 2 इंडियन होंगे और 5 ब्रिटिशर्स होंगे। तो ये अनुपात जो आया, जो बदला गया, वो किसकी रिपोर्ट के बाद बदला गया था, पील कमीशन की रिपोर्ट के बाद। देखिए यहाँ मैं कुछ भूल रहा हूँ, थोड़ा मैं पहले भूल गया आपको बताने के लिए। यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 1858 जो आपका अधिनियम था, इस अधिनियम को प्रस्तुत किया था कैनिन ने। किसने, कैनिन ने प्रस्तुत किया था।
किसने किया? कैनी ने प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत इसे कहाँ किया गया था? इसे किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ प्रस्तुत किया गया? इलाहाबाद में किया गया। और इसे तैयार किया था एक अन्य व्यक्ति ने जिसका नाम था स्टैनली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम तैयार किया स्टैनली ने, उसे भारत में प्रस्तुत किया किसने? कैनिन ने। किस जगह प्रस्तुत किया था? इलाहाबाद में प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1858 किसने तैयार किया था? तो स्टैनली ने तैयार किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था? महारानी के निर्देश पे किया था, महारानी की दृष्टि के अंतर्गत किया गया था, पर किया किसने था? स्टैनली ने किया था। तो ये भारत शासन अधिनियम से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें एक बात और कही गई थी कि हमने कहा था कि बताया आपको कि भारत में जो धार्मिक कांड के रूप में हमने पढ़ा था कि ईसाई मिशनरी आए थे, उन्होंने भारत में भारतीय लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार किया, भारतीयों के धर्म को गलत बताया। तो इस तरह की जो धार्मिक घटनाएं हुई थी उन पर भी रोक लगा दी गई थी कि अब ज़बरदस्ती किसी को ईसाई बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर कोई भी अंग्रेज ऐसा करता है तो वह रानी की गुस्सा का सामना उसे करना पड़ेगा, रानी उससे नाराज़ होगी और उसे उसका सज़ा भी दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भारत शासन अधिनियम या कहा जाए तात्कालिक काल के रूप में इतने पॉइंट बनते हैं। हम देखते हैं दूरगामी परिणाम। दूरगामी परिणाम वो परिणाम है जो धीरे धीरे सामने आए और अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए बाद में, जैसे जिसके से क्या हो कि भारत में दोबारा ऐसी क्रांति ना पनपे और अंग्रेजों को अपनी सेना का ज़्यादा नुकसान उठाना ना पड़े। तो इस तरह के हम परिणामों क्या दूरगामी परिणाम के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर दूरगामी परिणामों में पढ़ें तो हमारे लिए कुछ नकारात्मक रहे, कुछ सकारात्मक रहे, तो इसे हम पहले वो पढ़ लेते हैं। वो परिणाम दूरगामी परिणाम जो क्या है भारतीयों के लिए नकारात्मक है। हमारे लिए क्या है जो नकारात्मक परिणाम निकल के आए, पहले वो देखते हैं हम। देखिए, अभी तक हमने देखा कि 1857 क्रांति में सभी जाति धर्मों के लोगों ने भाग लिया, सबने एक दूसरे का सहयोग किया, सबने मिलकर युद्ध लड़ा था। तो ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, भारतीय जनता एकत्र ना हो, इसलिए इन्होंने कालांतर में क्या है बांटो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने क्या करो, मतलब अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो की नीति अपनाई। इन्होंने ये बंटवारा धार्मिक और सामाजिक तौर पे किया था। ऊंच नीच के वर्ग के अनुसार जातिवाद, अमीर और गरीब लोगों में क्या है बंटवारा कर दिया। तो इस तरह इन्होंने भारत में बार बार भारतीय जनता को क्या बांटने का काम किया। किस नीति के द्वारा? बांटो और राज करो नीति के द्वारा। दूसरा कहा जाए तो इन्होंने उपनिवेशवाद में क्या पूंजीवाद को, वित्तीय पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में क्या है इन्होंने निवेश किया। और इस निवेश में के द्वारा इन्होंने क्या है रेल, बैंक, बीमा इस तरह के कार्य करे। क्योंकि इन्होंने 1857 क्रांति में भी देखा कि रेल ने इनकी बहुत मदद की थी विद्रोह को दबाने में। उन्होंने सेना को जगह दूसरी जगह भेजा, अस्त्रों को रेलवे से भेजने में उन्हें सुविधा मिली। लेकिन जब इन्होंने अपना व्यापार बना लिया, भारत में व्यापार स्थापित कर लिया, तो इस व्यापार में वस्तुओं के आवागमन के लिए, आयात निर्यात के लिए भी इन्हें क्या है रेल बहुत सहायक हो रही थी। इसलिए इन्होंने निवेश करके भारत में क्या है रेल भी प्रारंभ कर दी। बैंक से भी इन्हें क्या फ़ायदा मिलता था। तो इन्होंने ये निवेश जो किया वो भारतीय जनता ने नहीं किया था, अंग्रेजों ने ये निवेश अपने फ़ायदे के लिए किया, जिससे उन्हें व्यापार में फ़ायदा हो और आगे होने वाले विद्रोह हैं उनके वह आसानी से दमन कर सके। एक पॉइंट हम देख सकते हैं धन का बहिर्गमन। तो वही मैंने बताया कि इन्होंने क्या है बाजार बना दिया था भारत में। भारत तो केवल बाजार रूप में प्रयोग कर रहे थे, यहाँ से कच्चा माल खरीदते थे, विदेश में ले जाकर उसे तैयार करते थे और फिर भारत में लाकर बेचते थे। जिससे क्या है कम दाम में भारत से खरीदते थे, अधिक दाम में भारत में माल लाके बेचते थे, जिससे भारतीय पैसा कहाँ जा रहा था विदेश में जा रहा था। इसे क्या कहा गया धन का बहिर्गमन। हम आगे देखते हैं, एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है जो इसमें दूरगामी परिणामों में बहुत मेन वैल्यू रखता है। वो देखिए, वो है आपने पढ़ा होगा वर्नाकुलर एक्ट। कौन सा? वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट
ये था आपका 1878, वर्नाकुलर एक्ट 1878। ये लिटिन के समय में आया था, वायसराय इस समय था लॉर्ड लिटिन। किसके समय में आया? लॉर्ड लिटिन के समय में आया। वर्नाकुलर एक्ट 1878 आया। ये भी एक क्या है, दूरगामी परिणाम था इसी का, क्योंकि ये आया था भाई इसीलिए कि भारत में जो विद्रोह हुआ था ऐसे विद्रोह दोबारा ना हो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन कर दिए भारत में। इसमें इसे हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। इसे एक तो पढ़ते हैं वर्नाकुलर, एक था प्रेस, देसी प्रेस एक्ट। क्या था? प्रेस एक्ट। और दूसरा था देसी प्रेस अधिनियम बोल सकते हो या देसी प्रेस एक्ट बोल सकते हो। सिद्ध सुध देखा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और दूसरा था वर्नाकुलर शस्त्र अधिनियम या आर्म्स एक्ट। वर्नाकुलर आर्म्स एक्ट दोनों आए थे, मतलब वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर शस्त्र अधिनियम, ये दोनों थे। इन दोनों को समझ लीजिए। इसमें क्या था, प्रेस एक्ट के माध्यम से इन्होंने जो देसी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन पर रोक लगा दी और उन पे अपनी नज़र कड़ी कर दी, जिससे कोई भी ऐसी सूचना ना भारत में फैले जो अंग्रेजों के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। और इसके दौरान इन्होंने क्या, समाचार पत्रों पर रोक लगाई। किस पर? समाचार पत्रों पर रोक लगी, मतलब देसी समाचार पत्र। तो देसी भाषाओं में जैसे हिंदी है, बंगला है, मराठा है, इन सारी भाषाओं में जो पत्र प्रकाशित होते थे उन पर इन्होंने रोक लगा दी। इसमें दो प्रमुख समाचार पत्र थे जिन पर रोक लगी थी, वो था सोम प्रकाश। कौन था? सोम प्रकाश था। और दूसरा था भारत महिर। इन दो को ज़्यादा दृष्टिगत रखा गया था, सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं पे पड़ा। कौन सा था? सोम प्रकाश और भारत महिर। इन दोनों को देखते हुए, इनकी एक्टिविटी को देखते ही वर्नाकुलर एक्ट प्रस्तुत किया गया था। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। एक और था, एक था नहीं, मतलब इसने देखिए क्या किया, इन दोनों पर तो रोक लगा दी गई वर्नाकुलर एक्ट द्वारा, इन पे तो रोक लगा दी गई, लेकिन इसी दौरान एक था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होती थी और इसकी भाषा थी बंगला। किस भाषा में थी ये? बंगला में थी। तो जैसे ये प्रस्तुत हुआ, इन्होंने रातों रात, क्या कहा जाए, रातों रात इसे क्या है, अंग्रेजी माध्यम में कर दिया। क्या कर दिया? इसे अंग्रेजी दैनिक बना दिया। क्या बना दिया? अंग्रेजी दैनिक बना दिया। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि समाचार पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी, तो कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका, जो पहले बंगला भाषा में थी, कलकत्ता से प्रकाशित हो रही थी, और वो किस में हो गई? अंग्रेजी में हो गई। किस में हो गई? अंग्रेजी में। तो जो बंगला दैनिक था वो कौन सा हो गया? इंग्लिश दैनिक हो गया। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। किन दो पर प्रमुख दृष्टि रखी गई थी? वो था सोम प्रकाश और भारत महिर। इन्हीं समाचार पत्रों में, ऐसा नहीं था यही दो थे, सभी पर नज़र रखी गई थी, परंतु इन दोनों पर ज़्यादा रखी। आप नेक्स्ट की बात करें तो इसमें कहा कि लाइसेंस के बगैर अस्त्र शस्त्र रखने पर, लाइसेंस के बगैर अस्त्र शस्त्र रखने पर भारतीयों को क्या होगी? सजा होगी। दूसरी चीज, सजा होगी, और अस्त्र शस्त्र के साथ भारतीय घूम भी नहीं सकते थे। अस्त्र शस्त्र लेकर भारतीय घूम नहीं सकते थे, और अगर किसी के पास गैर लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र पाया जाता तो उसे 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की जेल प्लस जुर्माना, 3 वर्ष की जेल और जुर्माना देना था। अगर कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र के साथ पकड़ा जाता है, उसके बाद अवैध अस्त्र शस्त्र पाए जाते हैं, तो उसे 3 वर्ष की जेल और जुर्माना देना होगा, या फिर दोनों देने होंगे। परंतु अगर छिपाने की कोशिश करता है, किसकी? छिपाने
की कोशिश करता पाया जाता है तो उसे 7 वर्ष की जेल होगी। कितने? 7 वर्ष की जेल और जुर्माना होगा। तो ये तो आपने देखा, अंग्रेजों के नियम तो बड़े कठोर थे, जिससे क्या है बाकी जनता में भी क्या है खौफ फैला सकें, बाकी जनता को भी क्या है डरा सके। तो इसीलिए उन्हें देखा कि अस्त्र शस्त्र भारतीय लेकर घूमेंगे तभी तो विद्रोह करेंगे। अगर कोई भारतीय अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रहा है तो उस पर क्या वर्नाकुलर एक्ट के तहत क्या है उस पर क्या है कार्रवाई की जाएगी, उसे 3 वर्ष की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह छिपाने की कोशिश करता है तो भाई अगर आपके पास है अवैध तो आप सरकार को बता दो, आपको 3 साल की सजा होगी। मगर अगर सरकार ने पकड़ लिया, आपने छिपाने की कोशिश की तो कितने का होगी? 7 साल की सजा होगी। तो आदमी 3 साल सजा लेना चाहेगा या 7 की, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये क्या था? धमकाने का कार्य था कि भाई छिपाते हुए पकड़ेगा तो 7 साल की जेल होगी। तो ये क्या है वर्नाकुलर एक्ट के तहत हुआ था। इसका क्या बहुत विरोध भी हुआ, बहुत विरोध हुआ। और इस विरोध की गूंज कहां तक पहुंची भाई? इसकी गूंज पहुंची ब्रिटेन तक। कहां तक? ब्रिटेन तक पहुंची। और जब ऐसी गूंज वहां तक पहुंची तो अगला जो शासक आया या वायसराय आया, लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने इसे क्या है लॉर्ड रिपन ने क्या इसे समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड रिपन के काल में क्या है वर्नाकुलर एक्ट समाप्त हुआ। और प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिटिन के समय में हुआ था। तो ये क्या दूरगामी परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं। उस बाद हमने पढ़ा है लॉर्ड डफरिन आता है। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि भारत में जो विद्रोह हुआ उसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय जनता की शिकायतों को ना सुनना। अगर भारतीय जनता की शिकायतें सुनी जाती तो ऐसा विद्रोह नहीं होता। और इसीलिए उसने क्या है कांग्रेस के गठन में सहयोग दिया, परमिशन दी। आगे हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव, परिणाम कि 1857 क्रांति के सकारात्मक परिणाम क्या रहे। सकारात्मक परिणाम तो ना के बराबर ही थे, फिर भी हम उनमें से कुछ अगर लिखना पड़ता है हमें तो हम उसमें कुछ लिख सकें प्रश्नों में, इसलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में हम देखें तो केवल एक ही परिणाम निकल के आता है सही, जिसे कहते हैं कि भारत में क्या है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और इसी राष्ट्रवाद की भावना के कारण कालांतर में क्या है कांग्रेस का गठन हुआ। क्या हुआ? कालांतर में क्या है कांग्रेस का गठन हुआ। दूसरा कहा जाए देख सकते हैं कि भारत में क्या है संवैधानिक संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ। और देख सकते हैं कि भाई 1857 की क्रांति में के बाद लेखकों ने जो कविताएं लिखी, पुस्तकें, कविताएं, लोकगीत या गीत लिखे गए। इन्होंने क्या है अग्रिम जो विद्रोह करता थे या अग्रिम क्रांतिकारी थे उनके लिए क्या है प्रेरणा का कार्य किया। क्या है प्रेरणा स्रोत बने किसके लिए? आगे जैसे हम पढ़ते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इन लोगों के लिए जो 1857 क्रांति की जो कविताएं थी उन्होंने क्या है प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, उनके लिए प्रेरणा बनी। तो इस तरह के कुछ परिणाम निकल के आते हैं 1857 क्रांति के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न भी समझ में आएंगे और हर प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।